नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है कि दिल्ली प्रश्न क्या है पहले ये सुनिए। दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239 ए के विशेष प्रावधान किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए थे? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी दिल्ली में वर्तमान में लोकसभा चुनाव हुए और वहाँ पर रेखा गुप्ता जी जो है वहाँ की चौथी महिला सीएम बनी है। लेकिन ये प्रश्न उससे इतर है। ये पूछ रहा है कि दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239 ए के विशेष प्रावधान किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किए गए थे? तो यहाँ पर बालकृष्णन समिति जो है वो बनाई गई थी कि दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या न दिया जाए। तो इसके लिए ये समिति बनी थी। इस समिति के आधार पर ही जो है दिल्ली को इस अनुच्छेद के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए देखें। तो अभी ये देख रहे हैं रेखा गुप्ता जी हैं। हाल ही में दिल्ली के विधायक दल के नेता रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना गया है। बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इनके पहले जो है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना इस पद पर रह चुकी हैं। मतलब महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वह जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ी और 1996-97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। चलिए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान जो है वो देखें। तो विशेष प्रावधान का प्रावधान जो है दिल्ली के लिए आर्टिकल 239 ए में वर्णित है। ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आर्टिकल 239 ए जो है हमारे भारतीय मूल संविधान में नहीं था। इसे 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया। यह संशोधन जो है 1987 में गठित एक बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया, जिसने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांगों की समीक्षा की थी। इस संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। दिल्ली की विधानसभा और प्रशासक की बात करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका प्रमुख हो जाती है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो एनसीटी दिल्ली में एक प्रशासक यानी उपराज्यपाल और एक विधानसभा होगी। विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत कानून बनाने का अधिकार है। तो ये सूचियाँ जो है यानी विषय 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं और वहाँ पर राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र है, साथ ही साथ केंद्र सूची का। तो केंद्र पर तो जो विधि बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर जो है जो विधि बनाती है वो राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर जो है कौन विधि बनाता है या कानून बनाता है, नियम बनाता है, वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि इससे बाहर रखा गया है। यानी कि जो दिल्ली क्षेत्र है यहाँ पर जो है पुलिस केंद्र के हाथ में, सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और लैंड, ये तीनों मामले जो है केंद्र देखती है। तो यहाँ पर केंद्र देखती है, ठीक है। दिल्ली के पास ये अधिकार, दिल्ली राज्य के पास ये अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 239 ए सब क्लॉज 3A में इन सीमाओं का उल्लेख किया गया है। संसद जो है
दिल्ली विधानसभा की सीटों की संख्या, आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कर सकती है। यानी संसद के पास ये अधिकार है कि वो दिल्ली विधानसभा की सीटों की संख्या, अभी जैसे 70 सीट है तो वहाँ पर उसके लिए चुनाव हुआ, तो 70 सीट से अगर मान लीजिए उसे कम करना हो या बढ़ाना हो तो वो संसद के पास अधिकार है। वहाँ पर आरक्षण कैसे लागू होगा, कितना % दिया जाएगा, उसका भी अधिकार संसद के पास है। और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भी संसद के पास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां और सीमाएं देख लें। चूँकि अभी रेखा गुप्ता जी जो है सीएम बनी है तो उनके पास क्या क्या शक्तियां आएंगी वो देख लेते हैं। तो कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है और प्रशासनिक निर्णय लेता है। नीति निर्माण और समन्वय केंद्र सरकार करती है। अन्य राज्यों और विभिन्न मंचों पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देना, यानी कि सामान्य राज्य जो होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रावधान है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की नीतियों और निर्णयों पर एलजी को सलाह देता है। इनके ऊपर कुछ सीमाएं भी हैं, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सीमाएं क्या हैं। तो आर्टिकल 239 AA के सब क्लॉज 4 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एलजी को सलाह और सहायता देते हैं। एलजी कुछ मामलों में स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 239 AA 5 दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण करते हैं। पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति, तबादले पर सीमित अधिकार जो है इन्हें मिलता है। केवल ये सिफारिश कर सकते हैं नियुक्ति से संबंधित और तबादले से संबंधित, उन्हें तबादला नहीं कर सकते हैं, वो केंद्र सरकार करती है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियां और कार्य देखें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति और शक्तियां के बारे में देख लें तो आर्टिकल 239 के तहत दिल्ली के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। संविधान जो है GNCT अधिनियम 1991 और अन्य अधिनियमों के तहत शक्तियां प्राप्त है। संशोधित GNCTC अधिनियम 2023 में यह संशोधित भी किया गया था। एलजी को इन मामलों में स्वतंत्र निर्णय का अधिकार है। जो विषय दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन एलजी को सौंपा गया है, विवेकाधिकार से निर्णय ले सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन नियुक्तियां केंद्र सरकार ने एलजी को बोर्ड, आयोगों और प्राधिकरणों में नियुक्ति की शक्ति दी है। एलजी द्वारा राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में सीधे नियुक्तियां की जाती है। अब प्रमुख मुद्दा अभी देख रहे होंगे, पिछले 2 सालों से बना हुआ था कि वहाँ पर जो दिल्ली सरकार थी पिछली, जैसे आप पार्टी, वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच और एलजी के बीच कुछ टकराव भी हो रहे थे। तो टकराव का मुख्य मुद्दा क्या था कि दिल्ली सरकार जो है चाहती थी कि निर्वाचित सरकार और एलजी के अधिकारों के बीच स्पष्ट सीमाएं हों। जैसे कि दिल्ली सरकार का मानना था कि हम जो है जनता द्वारा चुन करके आते हैं और एलजी जो है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और ये जो है नियुक्त होते हैं और हम जो है चुनाव जीत करके आते हैं। तो ये हमारे ऊपर ओवरराइड न करें, हमें स्वतंत्र रखा जाए और सीमाएं निर्धारित की जाए। इस संबंध में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एलजी को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। 2023 में केंद्र सरकार ने कानून लाकर सेवाओं यानी ब्यूरोक्रेसी को एलजी के नियंत्रण में कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ही प्रशासन चलाएगी तो फिर निर्वाचित सरकार का क्या उद्देश्य रहेगा। मतलब इस संबंध में उन्होंने ये निर्णय दिया था।
न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित सरकार का कार्यभार केंद्र सरकार को नहीं सौंपा जा सकता है। तो इसके संबंध में हमने पहले लेक्चर में भी विस्तार से चर्चा की थी, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो उत्तर प्रदेश के बजट के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। तो अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने अपना मतलब उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। तो उस संदर्भ में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित सही विकल्पों का चयन करें। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इस बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। पूछ क्या रहा है, सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारे दोनों विकल्प सही हैं। बजट से संबंधित इसी चैनल पर हमारे 2 वीडियो अपलोड हैं जो कि केंद्र से संबंधित है, केंद्र के बजट है। लेकिन फर्स्ट वीडियो में हमने बजट के संबंधित अवधारणाएं, की टर्म्स डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें बस डाटा आप देखिए। तो अभी चर्चा में क्यों रहा कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि 8.08 करोड़ का, लाख बोलेंगे ना, लाख, यहाँ पर लाख लिखिए, लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। इस बजट में अनुसंधान, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन था, हमारा दूसरा ऑप्शन था। अभी जो है यूपी गवर्नमेंट की जो वर्तमान सरकार है, गुरुवार को क्या की कि दूसरे कार्यकाल का 9वां बजट पेश किया था। बजट में युवा, उद्यमी और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। बजट में 92,000 लोगों को नौकरी देने का भी वादा किया गया है। तो यहाँ पर सरकार जो है 92,000 नौकरियाँ सृजित करेगी बजट के माध्यम से। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को देख लें। तो बजट का लगभग 22% विकास के लिए, 13% शिक्षा के लिए, 11% कृषि के लिए और संबंधित सेवाओं के लिए और 6% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है। यह बजट वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। ठीक है। इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। किसके लिए? उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए। इसके तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना ये चलेगी और इसके तहत स्कूटी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। वहीं विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। तो विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, इसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। और ये मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कौन से ज़िले में होगा? मिर्ज़ापुर ज़िले में। ठीक है। इसके अलावा प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए और राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनेंगे। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी और 1000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते हरदोई के कौसिया में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की, जिसके लिए 900 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
अब ग्रीन फील्ड फील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है, जैसे ये सपोज ये बहुत बड़ा लैंड है, अब यहाँ से कोई रोड गुजरना है तो हम दो तरीके से रोड बना सकते हैं। एक तो होता है कि पहले से कोई रोड हो और उसको हम चौड़ा कर दें, लेकिन यहाँ पर ग्रीन फील्ड का मतलब है ये पूरा क्षेत्र है और इसमें से कोई नए सिरे से रोड बनाए तो उसी को हम बोलेंगे ग्रीन फील्ड। चलिए, वित्त मंत्री ने मेरठ और हरिद्वार को जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की, जिसके लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो रक्षा औद्योगिक गलियारा के लिए 461 करोड़ रुपए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो लखनऊ में बनेगा, लखनऊ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी भी बनाई जाएगी जो तकनीकी नवाचार और उन्नति पर यूपी बजट के फोकस पर जोर देती है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है। मवेशियों के लिए 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, यूपी सरकार ने राज्य में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा बड़े पशु संरक्षक केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए का निर्धारण किया है। प्राविधिक शिक्षा यानी टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के बजट में क्या प्रावधान है, तो प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो वर्तमान व आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा, जिसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं को प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या करने वाले हैं, तो प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए और वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी बनारस में भी एक साइंस सिटी बनेगा और आगरा में भी, अभी लखनऊ में मौजूद है, पहले से बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखें, तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 फरवरी, 21 जनवरी, 9 जनवरी, 11 दिसंबर, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। प्रमुख बिंदु की बात कर लें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस समाज में एकजुटता लाने के लिए, सद्भाव, समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक महत्वपूर्ण दिवस है। यह गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधायी सुधारों और योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो कौन सा मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, और सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, अर्थ की बात करें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, समता,
समता के आधार पर संसाधनों का उचित वितरण करना ही सामाजिक न्याय है। जैसे कोई पर्सन है ए, ठीक है, और कोई पर्सन है बी, ठीक। अब ये सपोज पेशे से वाइट कॉलर वर्कर है, तो आप इकोनॉमी पढ़े होंगे, ये वाइट कॉलर वर्कर किसे बोलते हैं, और ये जो है ब्लू कॉलर वर्कर है, ठीक है। या ऐसे छोड़िए, ये सपोज एक जो है लेबर व्यक्ति है और ये आईटी प्रोफेशनल है, तो इन दोनों की क्षमता तो एक जैसी होगी नहीं, इनके दिमाग में कुछ अंतर होगा, इनके दिमाग में अंतर होगा, इनकी कार्य क्षमता अलग होगी, इनकी कार्य क्षमता होगी, इनका बौद्धिक स्तर कुछ अलग होगा, इनका बौद्धिक स्तर कुछ अलग होगा। तो इनकी क्षमता के अनुसार जो है इनको संसाधनों का वितरण हो, जैसे कि पेमेंट मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, ये सब हो, और इनके अनुसार जो है इनकी क्षमता के अनुसार इनको भी पेमेंट मिले और अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिले। तो ये सब जो है समता के आधार पर संसाधनों का उचित वितरण हो, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 26 नवंबर 2007 को इस दिवस की स्थापना की और 2009 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इसे प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 2007 को। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रों के बीच शांति, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी 2008 में अपनाई गई निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा के माध्यम से इस दिशा में योगदान कर रहा है। भारतीय संविधान के तहत किए गए कुछ प्रावधान हैं जो हमें जानना चाहिए। तो जैसे प्रस्तावना है हमारी, वो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देती है, ठीक है। वहीं मौलिक अधिकार की बात करें जो भाग 3 में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 38, 39, 39A और 46 के तहत समानता और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने के लिए राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है। तो ये जो है कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे नमस्ते योजना, ठीक है, अभ्युदय पहल, तो ये सब योजनाएं भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 जनवरी, 21 जनवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो यहाँ पर 20 फरवरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन 1986 के साथ मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। तो मिजोरम जो है 23वां राज्य बना। इसी प्रकार 1986 में भारतीय संविधान के 55वें संविधान संशोधन के माध्यम से 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। तो 23वां और 24वां दोनों तो सीरियल में है, लेकिन यहाँ पर एक का अंतर है, ठीक है। चलिए मिजोरम राज्य बनने की यात्रा देख लें। तो मिजो पर्वतीय क्षेत्र स्वतंत्रता के समय असम के भीतर लुसाई हिल्स जिला बनाया गया था। पहले वो जो है मिजोरम नहीं था। पहले वो असम में ही था। वर्ष 1954 में क्या हुआ कि इसका नाम बदल कर असम का मिजो हिल्स जिला कर दिया गया। मिजो नेशनल फ्रंट के नरमपंथियों के साथ जो है एक समझौता हुआ और समझौते के तहत 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त किया गया। केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 1986 में केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम राज्य का दर्जा दिया गया। तो 86 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर जो है 6वीं अनुसूची और मिजोरम की अवस्थिति देख लें। तो
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारतीय संविधान का 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, संरक्षित करने के लिए वहाँ पर प्रावधान करता है। तो संविधान सभा द्वारा गठित बोर्दोलोई समिति की रिपोर्ट के आधार पर 6वीं अनुसूची को पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। तो बोर्दोलोई समिति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आप एग्ज़ाम के लिए ये जो समितियां वगैरह होती हैं ये आप अलग से लिखा कीजिए, डाटा जो होती हैं ये सब अलग से लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में मैदानी इलाकों के लोगों के शोषण से इन आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तथा उनके विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षण का आह्वान किया गया। 6वीं अनुसूची क्षेत्र में जनजाति क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। 10 स्वायत्त जिले हैं जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और प्रत्येक में 3-3 और एक त्रिपुरा में है। तो यानी असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 हैं और एक त्रिपुरा में है। ये कुल मिलाकर के 10 स्वायत्त जिले हैं जिन्हें 6वीं अनुसूची में डाला गया है। मिजोरम की भौगोलिक अवस्थिति को देख लें तो ये रहा हमारा मिजोरम। इसकी सीमा जो है एक तरफ तो म्यांमार से लगती है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से लगती है। तो मिजोरम की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। राज्य की सीमा त्रिपुरा यानी उत्तर पश्चिम में, ये रहा त्रिपुरा, इससे लगती है। असम उत्तर में अवस्थित है, ये रहा असम, ये उत्तर में। और मणिपुर उत्तर पूर्व में अवस्थित है, तो ये रहा मणिपुर। और मणिपुर में अभी जो है हाल ही में क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। मिजोरम देश का दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है। मिजोरम की सबसे बड़ी नदी छिमतुई है जिसे कालादान या कोलोडाइन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मिजोरम की जनजातियां देख लें तो मिजो में 5 प्रमुख और 11 छोटी जनजातियां शामिल हैं जिन्हें अवजिया के नाम से जाना जाता है। 5 प्रमुख जनजातियों में शामिल हैं लूसी, रालते, हमार, पैहते और पावी। त्यौहार और नृत्य की बात कर लें तो मिजो लोगों के 2 प्रमुख त्यौहार हैं, मिमकुट और चापचरकुट। मिजो का सबसे रंगीन और विशिष्ट नृत्य जो है चेराव नृत्य कहलाता है। इस नृत्य के लिए एक लंबे बांस की छड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो ये देख रहे होंगे, ये बांस की छड़ियां हैं, ठीक है, और ये लोग डांस कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1972 तक राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा था। 20 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी यानी नेफा का नाम बदल करके अरुणाचल प्रदेश यानी उगते हुए सूरज की भूमि कर दिया। तो जो हमारा भारत है वो कहाँ पर लाइज करता है, यहाँ पर है, ठीक है। और यहीं पर जो है जब ये रोटेट होती है यानी अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, तो इसीलिए उसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। 28 फरवरी 1972 को शिलांग में श्रीमती इंदिरा गांधी ने ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। इसके गठन की बात करें तो 1987 में असम से अलग करके किया गया था। तो मिजोरम भी असम से अलग हुआ और अरुणाचल प्रदेश भी। चलिए अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण आदिवासी समूह में मोनपास, नीसिस, अपाटानिस और नोक्टेस और शेरडुक पेंस शामिल हैं। मोनपा ऐसा माना जाता है कि ये पूर्वोत्तर की एकमात्र खानाबदोश जनजाति हैं। ये मूलतः बौद्ध हैं तथा महायान संप्रदाय का पालन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो है उत्तर भारत के
मैदानी क्षेत्रों में, गंगा घाटी के क्षेत्रों में बहुत से संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध धर्म जो है उभर करके आया, और कालांतर में बौद्ध धर्म भी जो है दो भागों में टूटा, हीनयान और महायान। तो महायान की शाखा से ये संबंधित है मोनपा। अपानाटी के बारे में देख लें तो ये आर्य पूर्व मान्यताओं का पालन करते हैं, जो पेड़ों, चट्टानों और पौधों की पूजा से स्पष्ट है। वे जो है मुख्य रूप से बांस की खेती करते हैं। नोक्टेस तिरप जिले में पाए जाने वाले वे थेरवादी बौद्ध धर्म है। तो महायान और हीनयान जब टूटा तो आगे चल करके फिर से इसमें बौद्ध धर्म में अलगाव हुआ और थेरवाद भी निकल करके आया। थेरवाद वे थे कि जो बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। चलिए अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति को देख लें तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान से लगती है, तो ये भूटान रहा, इसकी सीमा लगती है। और उत्तर में चीन का तिब्बती क्षेत्र स्थित है, तो ये चीन का तिब्बती क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व में नागालैंड, तो ये नागालैंड है। दक्षिण पूर्व में म्यांमार, दक्षिण पश्चिम में असम स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में असम है। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लें तो तवांग मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, यहीं अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ, लाल पांडा और दुर्लभ जीवों का घर भी है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तवांग मठ भी है वहीं पर। चलिए अरुणाचल प्रदेश की सामान्य जानकारी की बात करें तो राजधानी वहाँ की ईटानगर है। गवर्नर जो है लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइक हैं। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी हैं। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किमी है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देख लें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वहाँ की जनसंख्या लगभग 13.8 लाख है। अगला प्रश्न देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को, फरवरी के दूसरे सोमवार को, 15 फरवरी को, 16 जनवरी को। तो यहाँ पर फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय जो है माई एपिलेप्सी जर्नी है। यह विषय व्यक्तियों को मिर्गी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी ब्यूरो और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी विरोधी लीग द्वारा आयोजित जागरूकता बढ़ाने वाली एक वार्षिक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिर्गी से पीड़ित रोगियों को एक साथ लाना और समुदाय बनाना है, जिसमें इसकी महामारी विज्ञान प्रोफाइल, स्थिति, इसके निदान और उपचार के बारे में जागरूकता पर चर्चा की जाती है। यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मिर्गी और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों 2022-2031 या IGAP पर 10 वर्षीय अंतर क्षेत्रीय वैश्विक कार्य योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए मिर्गी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कार्य करता है। तो मुझे तो याद है बचपन में जो है, अब तो नहीं, बचपन में जब मैं छोटा था तो उस समय जो है किसी को मिर्गी आती थी तो लोग जो है जूता उता सूंघाते थे, चमड़े का जूता सूंघाते थे, लेकिन वो सही नहीं है, उसका इलाज नहीं है, क्योंकि मिर्गी जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। चलिए आगे देखें तो इसका उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक लक्ष्य जो है वर्ष 2031 तक देश जो है मिर्गी के लिए सेवा कवरेज को 2021 के स्तर की तुलना में 50% तक बढ़ाया जाएगा। वर्ष 2031 तक 80% देश जो है मिर्गी से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए अपने कानून विकसित या अद्यतन करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी से प्रभावित हैं, जिनमें से 80% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
शोध से पता चला है कि उचित निदान और समय पर उपचार से लगभग 70% मिर्गी के मामलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति जो है दौरे से मुक्त जीवन जी सकता है। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने चीन ने जीता है। इसका शुभंकर बिनबिन और निनी है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ एक होगा। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो 2025 में शीतकालीन खेल परिदृश्य को रोशन करने के लिए तैयार 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आधिकारिक तौर पर अपने मुख्य प्रतीकों, स्लोगन और प्रतीक और शुभंकर के अनावरण के साथ एक रोमांचक चरण प्रवेश कर गए हैं। चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी में आयोजित यह भव्य प्रदर्शन खेलों के करीब आने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है, चीन में आयोजित हो रहा है। एकता और खेल भावना को अपनाते हुए आधिकारिक स्लोगन ड्रीम ऑफ विंटर, स्लोगन क्या है, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया खेलों के लोकाचार देशों के बीच शीतकालीन खेलों के प्रति आकांक्षाओं और जुनून को दर्शाता है। सपनों, प्यार और सौहार्द के सार को उजागर करता है, जिसे खेलों का लक्ष्य बढ़ावा देना है। खेल का दिन और आत्मा इसके शुभंकर बिनबिन और नीनी दो आकर्षक साइबेरियाई बाघ शावकों में व्यक्त हैं। हेइलोंगजियांग साइबेरियन बाघ शावकों में व्यक्त है। हेइलोंगजियांग साइबेरियन टाइगर पार्क में पैदा हुए वास्तविक बाघ शावकों में से प्रेरित है। यह शुभंकर खेलों की जीवन शक्ति और भावना का प्रतीक है। उनका परिचय गर्मजोशी और उत्साह का स्पर्श जोड़ता है, जो शीतकालीन खेलों में निहित ताकत और अनुग्रह का प्रतीक है। आधिकारिक प्रतीक जिसे उपयुक्त रूप से ब्रेक थ्रू नाम दिया गया है, ओलंपिक प्रतीकों के साथ चीनी सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण करने वाली एक रचनात्मक कृति है। सिंधुआ विश्वविद्यालय में कला और डिजाइन अकादमी की टीम द्वारा डिजाइन किया गया प्रतीक एक शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्टेकर आकृति, एक बकाइन फूल और नृत्य रिबन का एक संचलन है। 19 सितंबर 2023 को शुरू किए गए इन प्रतीकों के लिए वैश्विक आग्रह को 4608 वैध प्रविष्टियों के साथ जबरदस्त प्रक्रिया मिली। खेल आयोजकों की एक रोमांचक श्रृंखला का वादा करते हैं, जिसमें 11 विषयों और 64 प्रतिस्पर्धाओं को शामिल करते हुए 6 खेल शामिल हैं। अब ये देखिए, एक नियुक्ति का सवाल है। तो हाल ही में मिस्र में नया राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। किसे किया गया? सुरेश के रेड्डी, हर्ष कुमार, चंद्रशेखरन, इनमें से कोई नहीं। तो सुरेश के रेड्डी को मिस्र में नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो यह है सुरेश कुमार रेड्डी जी। मिस्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के 1991 बैच के राजदूत रेड्डी वर्तमान में ब्राज़ील में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इनके कैरियर की बात कर लें तो ब्राज़ील में भारतीय दूतावास के अनुसार राजदूत रेड्डी ने 13 सितंबर 2020 को ब्राज़ील के संघीय गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। काहिरा, मस्कट, अबू धाबी और इस्लामाबाद में पोस्टिंग के साथ भारतीय विदेश सेवा में उनका एक विशिष्ट कैरियर रहा है। इन्होंने इराक और आसियान में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। अन्य तथ्य देख लें तो मंत्रालय के अनुसार राजदूत रेड्डी ने दिसंबर 2018 से 2020 तक विदेश मंत्रालय में बहुपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभाग का नेतृत्व किया और G20, G7, ब्रिक्स और IBSA में भारत के उप शेरपा थे। जनवरी 2020 से अतिरिक्त सचिव यानी यूरोप के पद पर प्रतिनियुक्ति होकर वह यूरोप और मध्य एशिया के साथ भारत के जुड़ाव का समन्वय कर रहे थे। अगला प्रश्न देख लें तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया। इस अभ्यास का मकसद
जली जहाज़ों को बढ़ावा देना है। तो पूछ कह रहा है कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन सही हैं हमारे। कोमोडो अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बाद भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया के साथ कोमोडो अभ्यास किया। यह एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास का मकसद समुद्री अंतः क्रियाशीलता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना के कोमोडो अभ्यास में भाग लेने की खास बातें क्या रहीं, तो भारतीय नौसेना ने फरवरी 2025 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़े समीक्षा 2025 में भी भाग लिया था। IFR 2025 के बाद भारतीय नौसेना ने कोमोडो अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अभ्यास में भाग लेने के जरिए भारतीय नौसेना ने सुरक्षा और विकास के लिए सभी क्षेत्रों में सागर दृष्टि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। भारतीय नौसेना के कुछ और अभ्यास भी हैं जो होते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है। SLINEX 2024 श्रीलंका और भारत के मध्य होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑसिनडेक्स अभ्यास होता है। भारत और सिंगापुर के बाद मध्य जो है सिम्बेक्स अभ्यास होता है। तो ये प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न देख लें, तो IPL 2025 का सह प्रस्तुतकर्ता कैंपा कोला बना है। इससे पहले यह अधिकार जो है कोका कोला के थम्सअप के पास थे। पूछ क्या रहा है, कौन से सही नहीं है। ठीक है, यानी गलत कथन को पूछ रहा है। तो यहाँ पर न तो एक होगा और न ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए व्याख्या को देखें, तो कैंपो कोला ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए यह सौदा 200 करोड़ रुपए में किया है। इससे भारत में बेवरेज इंडस्ट्रीज में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कोका कोला, पेप्सिको जैसी कंपनियों पर दबदबा बढ़ सकता है। अभी तक कैंपा कोला केवल कुछ ही जगह तक सीमित था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर रिलायंस के इस प्रोडक्ट को नई पहचान मिलेगी, जिससे ब्रांड का पूरे भारत में तेजी से विस्तार होगा। ठीक है, कुछ समय पहले ही रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने इसे स्पोर्ट्स किंग स्पिनर की भी शुरुआत की। इसके छोटे पैक की कीमत केवल 10 रुपये है, इसलिए कहा जा रहा है कि सस्ता होने के कारण भारत में बिक्री बढ़ेगी। इसके अलावा रिलायंस का रसिक ग्लूको एनर्जी भी बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। रिलायंस अपने बेवरेज ड्रिंक और स्पोर्ट ड्रिंक को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। अब IPL राइट्स मिलने के बाद पूरे भारत में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में वृद्धि दर्ज हो सकती है। रिलायंस की इन ड्रिंक्स का विज्ञापन IPL के दौरान शुरू किया जाएगा। स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखें, तो हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किप्लिमो का संबंध किस देश से है। तो ये जैकब जो है कहाँ से है, तो ये युगांडा से है। चलिए व्याख्या को देखें, तो ये रहे जैकब जी, ये रहे जैकब जी। युगांडा के जैकब किप्लिमो दुनिया के पहले धावक बने जिन्होंने हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा किया है। 24 वर्षीय जैकब ने बार्सिलोना में 56 मिनट 42 सेकंड में जीतकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड इथियोपिया की योमिक केजेल्चा के नाम पर था, जिन्होंने पिछले साल स्पेन के बार्सिलोना में 57 मिनट और 30 सेकंड में यह रेस पूरी की थी। किप्लिमो ने इस रिकॉर्ड को 48 सेकंड के बड़े अंतर से तोड़ा है, जो पुरुषों की हाफ मैराथन रिकॉर्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। किप्लिमो ने रियो ओलंपिक 2016 में 5000 मीटर दौड़ में 15 वर्ष की उम्र में पदार्पण किया था। वे 2 बार के विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप यानी 2021 और 2024 भी रह चुके हैं। वे टोक्यो ओलंपिक 2021 में 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता भी रह चुके हैं। जैकब के हमवतन जेफ्रे
काम्बोरोर दूसरे और केन्या के सैमुअल मैलू तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये हमवतन का मतलब युगांडा के ही हैं जियोफ्रे, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर थे, और केन्या के सैमुअल मैलू ये तीसरे स्थान पर थे। अब ये देखिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? DICGC। अभी RBI ने एक बैंक है वहाँ पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है कि अब वहाँ पर कोई लेन देन नहीं होगा। तो उसी संबंधित ये क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, यानी जो आप जमा करते हैं उस पर बीमा और ऋण की गारंटी भी देता है, इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 में की गई थी। ठीक है, चलिए व्याख्या को देखें। तो वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में आया था, और ये DICGC अधिनियम 1961 के अंतर्गत स्थापित है। स्थापना 15 जुलाई 1978 को हुई थी, और RBI की सहायक कंपनी है। यह बैंकों यानी कासा और FDRD यानी करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कासा का मतलब करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर FDRD का मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की सभी जमादारियों का बीमा करता है। बैंकों में ये जो जमाएं होती हैं इस पर ये जो है DICGC ये बीमा करता है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और RRBs इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं। यह 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का बीमा करता है। पहले जो है 1 लाख था, इसे 2008 में बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी बैंक है, ठीक है, और वो सपोज कि डूब जाती है, और आपने इसमें खाता खुलवाया था, आपने कुछ पैसे जमा किए, सपोज 1 लाख रुपए जमा किए, 1 लाख, ठीक है, तो आपको ये बीमा के अंतर्गत 1 लाख आपको मिल जाएंगे। सपोज आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए जमा किए थे, ठीक है, तो जब ये बैंक डूबेगा तो आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर 10 लाख नहीं मिलेगा। तो यह भारत में बैंकों के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अभी हुआ क्या था कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इस पर ही जो है RBI ने प्रतिबंध लगाया है। इस बैंक की स्थापना की बात करें तो 1968 में मुंबई में हुई थी, और 1977 में इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तहत बैंकों में डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लग गया है। ये प्रतिबंध 6 महीने तक लागू होंगे, तो 6 महीने तक के लिए लगाया है। रिजर्व बैंक ने बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया है, केवल सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की वसूली कर सकते हैं। पात्र जमाकर्ता जो है उचित सत्यापन के बाद DICGC से समान क्षमता और समान अधिकार में 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की इंश्योरेंस का दावा प्राप्त करने के हकदार होंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पिछले 2 वित्तीय वर्षों से घाटे से जूझ रही है, इसीलिए RBI ने इस पर बैन लगाया है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंक को मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2023 वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इससे पिछले वर्ष 2023 में 31 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अगला प्रश्न देख लें तो हाल ही में अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? कोच्चि, वाराणसी, भोपाल, उदयपुर। तो उदयपुर में किया गया। तो अब ये अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री है, मतलब सारे
जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के जो भी राज्यों की विधानसभाओं में जल मंत्री होंगे, उनका ये बैठक होना था। कहाँ पर? उदयपुर में। और जल तनाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जो है ये बैठक हुई थी। और अभी कोर्ट ने भी कहा है कि पानी का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो भोपाल में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन के परिणामों के आधार पर उदयपुर में 18 से 19 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला राज्य जल मंत्री सम्मेलन भारत के जल सुरक्षा भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का विषय भारत @ 47 एक जल सुरक्षित